Hello, everyone. Welcome to the Thinker's Corner, a space where thought leadership ignites impactful conversation. I am thrilled to bring to you today a champion for social change, a voice for the marginalized, and a two-time national award-winning documentary filmmaker, Mr. Biju Topo. Hailing from Latehar district, Jharkhand, Mr. Topo is not just a filmmaker, he is also a change maker. As one of the first Adivasi filmmakers in India, he has wielded the camera as a weapon against misrepresentation, giving his community, the Uram people, a powerful platform to tell their own stories. Through his production company, Akhra, he has crafted numerous documentaries that shine a light on critical issues such as land rights, displacement, migration, human rights, education, and the environment. His lens captures not just injustices but also the resilience and resistance of marginalized community. More than just documentaries, Mr. Topo's films are catalysts for action. They document people's movements, mobilize communities, and spark conversation on a national and international stage. So, today on this Thinkers Corner, we delve into Mr. Topo's world, a world where storytelling fuels social change, where documentaries empower, and where the camera becomes a bridge between communities and the wider world. Get ready to engage, to be challenged, and to be inspired as we explore Mr. Topo's unique perspective, his unwavering commitment to social justice, and his extraordinary journey of empowering community through the magic of cinema. So, welcome, Mr. Topo, to the Thinkers Corner. How are you? है। कैसे हैं आप? हाँ, मैं तो अच्छा हूँ, बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ और जैसा कि आपका काम इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत ही उसको इंट्रोडक्शन में समेटने का सिर्फ कोशिश किया है। और हम इस बातचीत के दौरान बहुत सारे और विभिन्न आयाम जो है आपके सिनेमा के पहलू को और भी जानेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी ये जर्नी जो है एक छोटे से गांव, झारखंड के गांव से शुरू हुई और दो बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिलने तक पहुंची। तो ये यात्रा कैसे रही? आपकी बचपन के कुछ किस्से वो बताइए कि कैसे आप इस फिल्म मेकिंग की दुनिया में आए। जैसे आपने कहा कि मेरा गांव लातेहार जिले में है, तो अभी तो रांची में हूँ, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। हम्म। तो बचपन गांव में ही बीता। बस सिंपल सा, खेलते कूदते, गाय चराते, खेत में हल चलाते, यही सब चीजों से मतलब गुजरा है। जंगल में जाके गुलेल चलाना, नदी में जाके बंसी से मछली निकालना, यही सब चलता रहा। साथ में पढ़ाई भी चलता रहा। फिर माँ पिताजी गांव में है, खेती बाड़ी करते हैं। और हम लोग चार भाई हैं, एक दीदी है। सभी की पढ़ाई हम लोग उधर गांव में ही किए। और मैट्रिक के बाद, मैट्रिकुलेशन के बाद हम रांची चले आए पढ़ने के लिए। हम्म। और इधर इंटरमीडिएट मतलब कॉमर्स से किया। फिर बीकॉम भी किया कॉमर्स से ही। ये सब पढ़ाई के दौरान ही यहाँ पर काफी चीजें हलचल हो रही थी, खासकर झारखंड रांची में। जी। एक तो झारखंड अलग राज्य की मांग चल रही थी। और उस समय आजसू का आंदोलन काफी तेवर में था। तो जब हम लोग गांव से जब आए, सुनते थे पहले झारखंड आंदोलन को, लेकिन जब शहर में आ गए तो नए सिरे से देखना समझना, ये आंदोलन है तो क्यों है, कैसा चल रहा है, इसके पीछे का क्या है। तो यही सब चीजों को समझने में काफी मतलब रुचि भी रखते थे। हम्म। भाई झारखंड अलग होगा तो भाषा, संस्कृति, अस्तित्व, अस्मिता की पहचान, डिग्निटी, ये सब चीजों को धीरे धीरे समझने का कोशिश किए। तो आजसू का आंदोलन में जब रैली होता था तो सबसे पीछे खड़े रहते थे, लाइन में रहते थे। यही सब चलता रहा। तो
92 93 में फिर हम लोग का भी एक अपना पलामू का एक ग्रुप होता था, पलामू छात्र संघ। हम्म। पलामू छात्र संघ से भी हम लोग काफी एक्टिव रहते थे, खासकर कल्चर को लेके। तो अ, उसी दौरान हमारे यहाँ मेघनाथ जी आए, हम्म। और साथ में महादेव टप्पो, हेराल्ड टोपनो, ये सब दोनों तीनों मिल के आप हम लोग के यहाँ पे थे, और बैठ के ग्राउंड में ही बैठते थे, हॉस्टल के ग्राउंड में, और चर्चा करते थे कि भाई ये जो खासकर प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसमें आदिवासी लड़के बहुत कम हैं। तो अगर आप लोग, कुछ लोग अगर मीडिया के लाइन में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये पूरा एरिया जो है, मीडिया का एरिया, वैक्यूम पड़ा हुआ खाली है। नौकरी तो सभी कोई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करके जॉब करते हैं, सब चीज होता है, लेकिन इस दिशा में अगर आदिवासी लड़के खुद काम करें तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से चर्चा होती थी, तो हम लोग को भी लगा। तो हमारे ग्रुप में सुनील मिंज, फिलिप कुजूर, अजय तिर्की, जेवियर कुजूर, मैं, ये सब हम लोग साथ में रहते थे। अब जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मतलब, और हम लोग सीधा अखड़ा ही बनाए मेघनाथ जी के साथ रह के। तो फिर 94 में जब हम लोग अखड़ा बनाए, तो अखड़ा बनाए तो फिर फोटोग्राफी करना मैं सीखने लगा, सुनील मिंज अखबार में लिखने लगा। इस टाइप से हम लोग का काम आगे बढ़ते गया। फिर स्टिल फोटोग्राफी, मतलब, बस अपने से हैंडल करते करते ही सीखा है। मेघनाथ जी बताते थे कि भाई ये अपर्चर है, ये फोकस है, ये शटर स्पीड है, इस हम्म। तरह से। फिर फोटोग्राफी करते करते 96 में फिर हम लोग वीडियो कैमरा हैंडल करने लगे। तो एक चीज तो समझ में आया कि ये जो मीडियम है, खासकर कैमरा के माध्यम से जो हम तस्वीर लेते हैं या फिल्में बनाते हैं, ये एक पावरफुल मीडियम है, ये समझ में आया। तो इसका बेहतर इस्तेमाल हम सोसाइटी के लिए कैसे कर सकते हैं। मैं क्या कि ये झारखंड में जल जंगल जमीन की लड़ाई बहुत पहले से चलते आ रहा है। भाषा, संस्कृति, अस्मिता, अस्तित्व की लड़ाई बहुत पहले से चलते आ रहा है। तो मुझे भी लगा कि नहीं, हम कैमरा के साथ हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। आंदोलन में मैं भाषण देने वाला लीडर तो हूँ नहीं कि हम्म। भाई मंच में सामने जाके मैं खड़ा होकर भाषण करूँ, लेकिन अगर कैमरे से इस जन आंदोलन को या और भी चीजों को, विस्थापन, पलायन, पर्यावरण, हेल्थ, एडुकेशन, बहुत सारे मुद्दे हैं जो समाज के हित में किस तरीके से हो सकता है, तो हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, हम्म। वही मन में रहा। तो भाई फिल्म एक अच्छा जरिया है, एक अच्छा माध्यम है, तो बस वहीं से जर्नी शुरू होता है। जी जी, तो आपने कैमरा की जो ताकत है उसको समझा, और ये यूं कह लीजिए कि आपने, आपका खुद का एक इंटरेस्ट नहीं, मतलब बचपन से कोई एक सपना नहीं था, बल्कि आपके जो साथी थे उनके प्रोत्साहन की वजह से आप इस माध्यम को समझने लगे बेहतर ढंग से, और इसकी ताकत को आपने एक तरीके से अपना हथियार बनाया, और इसके माध्यम से आप तमाम स्टोरीज कहने लगे। तो मेरा यही सवाल है कि आपको पहले, जो पहला कोई प्रोजेक्ट है आपका रहा, उसके दौरान मतलब कैसा अनुभव रहा, और क्या चैलेंजेस थे आपके सामने, और आपको कब लगा कि ये मैंने कुछ ऐसा कर दिया और एक ताकत के रूप में ये उभर कर आया है, और इसका कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट पड़ा है समाज और सोसाइटी सबसे पहला तो हम लोग 96 में शहीद जो अनजान रहे, ऐसा एक छोटा फिल्म बनाया, डॉक्यूमेंट्री। और में? उन दिनों हमारे पास अपना कैमरा भी नहीं था, खासकर वीडियो कैमरा। हम्म। एसएलआर कैमरा तो था जिससे हम्म। फोटो करते थे, लेकिन मेघनाथ के एक दोस्त दिल्ली में है, एक सरदार थे, मतलब अभी है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन हम्म। वो, उनके एक मित्र रहे, तो उनके पास एक VHS कैमरा हुआ करता था।
तो उन्होंने दे दिया कि भाई लीजिए, कुछ दिन आप लोग इससे कुछ काम कीजिए। हम्म। तो वीएचएस का अपना एक लिमिटेशन था। और शुरुआती दिनों में हमारे पास तो कुछ साधन ही नहीं था कहना चाहिए। रैली जुलूस के लिए अगर शूट करने जाना है तो साइकिल से ही चले जाते थे मेन रोड, कहीं खड़ा कर देते साइकिल और फिर शूट करते। तो हमारा सीखने का जरिया तो मेन रोड ही रहा, या हम्म। तो फील्ड जहाँ जन आंदोलन चल रहे हैं वही सब रहा। फिर वहां से शूट करके आके फिर टीवी में हम लोग वीसीआर में डाल के चेक करते थे कि हमारा फोटोग्राफी कैसा हो रहा है। तो हम्म। तब के दिन में कलर बैलेंस बहुत मायने होता था। अभी डिजिटल में ऑटोमेटिक कलर हम्म। ले लेता है, जी। लेकिन तब के दिन में व्हाइट बैलेंस एक होता था। हम्म। अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता तो व्हाइट बैलेंस खराब हो जाता, और जैसे ही खराब होता तो बोलते कि नहीं ये तो एनजी शॉट्स हो गया, मतलब नॉट गुड। तो ऐसे करते करते सीखे। कंपोजिशन भी मालूम नहीं होता, पर बैठ के ही देख के समझ में आया कि भाई कैसे कंपोजिशन तैयार करना है, कैसे लाइटिंग का इस्तेमाल करना है, कैसे साउंड का इस्तेमाल करना है, ये सब चलते रहा। लेकिन एक चीज था शुरुआती दिनों में, कि वीएचएस का क्वालिटी बहुत डल होता हम्म। था और लाइव भी नहीं था। तो हमको भी लग रहा था कि भाई हम क्या कर रहे हैं। अगर वीएचएस में शूट कर रहे हैं, एडिट करते हैं, एक जनरेशन लॉस, कॉपी करते थे और एक जनरेशन लॉस। तो फिर इसका लाइफ जो है 2 साल 2.5 साल ही रहता था। मास्टर कॉपी में फंगस आने से फिर बर्बाद हो जाता था। तो थोड़ा मन में थोड़ा तकलीफ हो रहा था कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इसका लाइफ भी ज्यादा नहीं है। हम्म। तो लेकिन जो भी है, एक था मतलब कि सीखना है, करना है। तो ऐसा करते करते जब 2-3 फिल्में बना लिए, हम्म। उसके बाद फिर लगा कि नहीं, सीडी आ गया तो लगा कि अब डाटा में हमारा फुटेज जो है या तो हमारा जो मटेरियल होगा, मास्टर कॉपी होगा, वो सेफ रहेगा। हम्म। फिर सीडी से डीवीडी आया, डीवीडी से फिर डीबी में आ गया। तो फॉर्मेट जो चेंज होते गया, फिर हम्म। अभी तो पूरा डिजिटल एज आ गया, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लेकिन जैसे आपने कहा कि कब ऐसा हुआ, तो खासकर 2000 आसपास हम लोगों ने विकास बंदूक की नाल से शूट किए, हम्म। जो कि देश में डेवलपमेंट इशू को लेके 5 जगह मतलब गोली कांड हुआ। तो हम्म। उसको हम लोग एनालिसिस किए कि भाई अगर रांची के बगल में कोयलकारों का घटना घटता है, वहां गोली चलता है और वहां 8-10 लोग शहीद हो जाते हैं। पता चलता है कि नहीं, उम्बेर गांव में भी मछुआरों के बीच ऐसा हुआ, काशीपुर में हुआ, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में हुआ। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखना शुरू किया कि किस तरीके से हो रही है, हम्म। घटनाएं घट रही हैं, लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो जल जंगल जमीन के आधार पर आदिवासियों का तो मूल चीज है ये, जल जंगल जमीन। हम्म। तो इससे अगर कुछ हो रहा है और संघर्ष कर रहे हैं और गोली चल रहा है, तो इसी को एनालिसिस करते हुए ही हम लोग फिल्म बनाए। और जब उसका देखे कि इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा कि भाई अच्छी मूवी बनी है, लोग सराहना कर रहे हैं, तो लगा कि नहीं, कुछ हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और एक चीज है कि खासकर मुझे फेस्टिवल होता है ये मालूम नहीं था। फिल्म हम्म। फेस्टिवल होता है ये मुझे मालूम नहीं था शुरुआती दिनों में। और जी। फेस्टिवल होता है और उसमें भी अवार्ड्स मिलते हैं, हम्म। ये भी मालूम नहीं था। तो जस्ट मैं तो फिल्म बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में पता चला कि फिल्म फेस्टिवल भी होते हैं, फिर फेस्टिवल में अवार्ड्स भी मिलते हैं। तब वो चलता रहा। तो लेकिन पहला चीज हमारा मकसद रहा कि जनता के लिए, जनता के पक्ष में खड़ा होके हम कैसे बना फिल्म, ये मेन उद्देश्य अभी तक है, जो भी अभी भी कर रहे हैं वो। जी। जी, आपकी अगर हम फिल्मोग्राफी देखें तो उसमें ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर क्या, सारी फिल्में ही आपकी जो है उनका मुख्य, जो कह लें हम थीम कह लें, वो आदिवासी जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, उनकी समस्याओं को बताती है, और साथ ही साथ उनके आपसी जो संघर्ष है उसके साथ साथ प्रतिरोध है उसको भी दिखाती है। और ये अगर कोई भी आपकी फिल्में देखें तो वो
एक फिल्म के रूप में नहीं बल्कि एक जीवन दस्तावेज के रूप में भी काम करती है कि हम क्या हम एक अलग ही वर्ल्ड में रहते हैं। हम भारत में ही तमाम भारत है, जैसा कि हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन आपकी फिल्में जो खासकर डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं उनमें वो सारी जो है हमें उनके आदिवासी जीवन की अंदर तक घुसकर हमें उनके जीवन के बारे में पता लगने को एक तरीके से मौका देती है। और ये आपकी खास बात है। और मैंने कुछ फिल्में देखी ये भी है, और उसमें आपका कैमरा तो काम करता ही करता है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी और जो चीज़ें हैं उसमें एलिमेंट है। आपने कहा कि आप जो आपने शुरुआत की तब का दौर अलग था, टेक्निकल उस एस्पेक्ट से देखे तब भी आपने बहुत सारे चैलेंजेस झेले, लेकिन आप हर नई जो भी इनोवेशन आता गया और आप उसमें ढलते गए, आप उसमें सीखते गए और ढलते गए। और आप आज इस आधुनिक युग में जहाँ ओटीटी का ज़माना है, जहाँ पूरे तरीके से डिजिटलाइज हो चुका है ज़माना, फिर भी आप उसमें अपना काम कर रहे हैं। तो मेरा ये एक सवाल ये है कि ये टेक्निकल जो एस्पेक्ट है, ये इनोवेशन वाला एस्पेक्ट है, इसको तो आपने डील किया है, लेकिन एक जो हम देखते हैं कि आप चूंकि उसी समुदाय मतलब उसी इलाके से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, तो एक कैमरा को पकड़कर जो एक वो हम बोलते हैं उसको कि बिना उसमें अपना इन्फ्लुएंस घुसे उसको कह देना, जो स्टोरी है जैसा जो चीज़ है उसको वैसा ही कहना, उसमें अपना इनपुट या अपना इमोशनल जो इनपुट है वो नहीं देना, क्योंकि कैमरा न्यूट्रल होता है हम कह सकते हैं। लेकिन ये है कि आप कैसे मतलब डील करते हो अपने सब्जेक्ट्स को जब आप रिकॉर्ड करते हो, जब आप उसको डॉक्यूमेंट करते हो, जब उसको आप एक फिल्म के रूप में उतारते हो कैमरा के माध्यम से, तो आप कैसे अपने आप को डिस्टेंस करते हो और बहुत मौकों पर आप कैसे इमर्स करते हो, कैसे उसमें शामिल भी करते हो, तो ये प्रक्रिया कैसे रहती है? अ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि कैमरा न्यूट्रल होता है। कैमरा न्यूट्रल तो है, लेकिन उसको लेकिन वो चलाने वाला चलाने वाला एक हथियार ही है। हम्म। आप किस तरीके से हथियार को चला रहे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरे लिए क्या है कि जैसे एक मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है हम्म। वो अपने तरीके से चीजों को दिखाती है, अपनी चीजों को बताती है, अपने तरीके से बताती है। लेकिन इंटीरियर में जब जाएंगे, हम्म। इंटीरियर में बहुत सारे मुद्दे जो हैं वहां तक मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंच पाती है। तब हम उसको कैसे सामने लाएं, ये मेरे मन में हमेशा रहता है कि भाई अगर मैं जंगल के अंदर जा रहा हूँ तो हम्म। जंगल के अंदर से कौन से ऐसा चीजें जो है जो हमारे दिल को छूती है, लोगों के मन को छूती है, और वो सामने आना चाहिए। तो मैं कैमरा को एकदम दोस्ताना समझ लीजिए, एक दोस्ती के हिसाब से मैं इस्तेमाल करता हूँ। हम्म। एक होता है ना कि मेरे हाथ में कैमरा है तो एरोगेंट होके अगर मैं करूँ तो उसका रिजल्ट अलग आएगा, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। एक जी। होता है ना कि जैसे पावर की बात करते हैं, हम्म। अगर आपके हाथ में अगर बंदूक है तो एक अलग पावर फील करेंगे। जी जी। तो वैसे ही अगर मेरे पास कैमरा है तो मैं कैसा उसका फील करूंगा। हम्म। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये अगर पावर है मेरे हाथ में हम्म। तो इसको भी मैं दोस्ताना स्टाइल में अगर इस्तेमाल करूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं अगर खेत तरफ गया हूँ और उधर शूट कर रहा हूँ, बकरी चराने वाला, गाय चरा रहा, अगर बच्चा भी अगर नजदीक आता है हम्म। कैमरा के नजदीक, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो टच करे कैमरा को, ताकि उसके मन में भी रहे कि हम थोड़ा अलग फील करें। जी जी। व्यू फाइंडर, पहले व्यू फाइंडर में दिखाना मुश्किल होता था, अभी तो एलसीडी खुल जाता है, कैमरा मॉनिटर। के बगल में खुल जाता है, तो हम दिखाते हैं उनको कि देखो क्या चीज दिख रहा है, ताकि वो बच्चा के मन में रहे कि भाई हम नया चीज देख रहे हैं। अभी तो मोबाइल आ जाने के बाद तो नया चीज रह नहीं गया। हाँ, वो जिज्ञासा मोबाइल खत्म। आने के बाद, हाँ, लेकिन एक कैमरा में जो देखने का जो फील होता है वो मैं कोशिश करता हूँ कि एहसास कराऊं। तो जी। उससे क्या होता है कि दोस्ती होता है। हम्म। गांव घर में अगर बैठे हैं बुजुर्ग के साथ, जो भी है, हम्म। अगर किन्हीं के घर में ठहरा हूँ तो वहाँ तो बातचीत करते करते इन सब चीजों से मतलब जितना घुल मिल जाए, तो कैमरा जितना घुलेगा मिलेगा उतना काम करने में सहूलियत होता है। जी जी। अगर मैं एंगल की बात करूं, अगर मैं टॉप एंगल से देख रहा हूँ
हम्म, तो टॉप एंगल से देखूंगा तो मेरा कैमरा भी टॉप एंगल से ही फिल्मांकन करेगा। जी जी। सब्जेक्ट के अंदर मतलब दिल से दिल का जो लगाव होना चाहिए वो नहीं होगा। तो कोशिश करता हूँ कि मैं रिश्ता कैसे बनाऊं, हम्म, पर्सनली प्लस कैमरे के माध्यम से। तो इसीलिए कोशिश करता हूँ छोटे छोटे एलिमेंट्स साथ में मूव करता रहे, चलता रहे, यही सब है। जी जी, ये है आपने कहा। मैंने मेरा मतलब कहने का मतलब ये था कि न्यूट्रल इस सेंस में होता है कि बहुत लोग मानते हैं कि एक, क्योंकि एक आदमी जब किसी चीज को कहता है अपने मन से तो वो उसमें अपना कुछ जोड़ देता है, लेकिन जब हम कैमरा को कहीं रख देते हैं, उसके हम्म आसपास जो भी आ रहा है, उसके सामने आ रहा जा रहा है, वो सबको रिकॉर्ड करता है तटस्थ भाव से। लेकिन हम्म। एज फिल्म मेकर आप जब उसको पकड़ लेते हो तो वो आपका आंख भी होती है एक फिल्म मेकर हाँ की, हाँ। कि वो कैसे हम्म, किस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। तो एज मतलब आप आदिवासी होने के नाते उन मुद्दों से इफेक्ट भी होते होंगे कहीं ना कहीं, पर्सनली और इमोशनली भी। तो बिल्कुल। तो तटस्थ भाव से आप उनको कैसे मतलब बिना इमोशनली उसमें घुसे, बहुत बार हम जब इमोशनली हो जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्ड भी ना कर पाए, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई ये इतना इमोशनल मोमेंट है, किसी की गोली लगी हुई है, किसी का मतलब भाई उसका मृत्यु को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, किसी की मौत को रिकॉर्ड करना। तो उसमें आप कैसे मतलब मैं जानना चाह रहा था कि उस समय आप कैसे अपने आप को डील करते हैं और महसूस करते हैं। जी देखिए, सिचुएशन हर बार अलग अलग होते हैं। जैसे बगल रांची के बगल में नगरी आंदोलन चल रहा था। हम्म। वो काफी पुराना मसला था, जी जी। काफी पुराना 1957 का मसला था। हम्म, लेकिन 2012-13 में जब रिंग रोड बनने लगा तो वो मसला तब उभर के आया। हम्म, तो फिर वहाँ मालूम नहीं कैसे कैसे इन्वॉल्व होते गए, और ग्रामीणों के साथ इतने अच्छे से लगाव हो गया कि उसका एक अलग ही अनुभव फील होता है। जस्ट हम्म, छोटा सा और वहाँ जो खासकर बूढ़ी माँ सब हैं हम्म, और महिलाएं हैं, यंग ग्रुप के लड़के हैं, सबके साथ अच्छे से घुलना मिलना हो गया। वो लोग खेत में हल चला रहे हैं तो हम भी खेत में घुस जा रहे हैं। जब हम्म, वो धान काट रहे हैं, फसल काट रहे हैं, तो हम भी, कैमरा है अपने जगह में, हम्म, लेकिन एक जुड़ाव होते चले गया उस टाइप का। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि गोली फायरिंग की बात कर रहे हैं, जी, उस समय अजीब सा लगता है, मतलब कि भाई वहां पर वो मर रहे हैं। खासकर कोयलकारों की घटना अगर देखें तो गोली फायरिंग हो गया। हम लोग दूसरे दिन सवेरे पहुंचे, उधर स्थिति तो गंभीर हुआ ही है, माहौल पूरा बिगड़ा हुआ है। उस बीच में खैर आना जाना पहले से होता था इसलिए दिक्कत नहीं था। हम्म, लेकिन एक कि भाई वो जो शहीद हो गए, गोली से मारे गए, वो हम्म, तो हमारे ही ग्रुप के हैं, जी जी। कोई दूसरे को तो नहीं है। उस आंदोलन में हम भागीदारी ये कर रहे हैं, निभा रहे हैं। और वहां जब कैमरा लेके हैं और लोग रो रहे हैं, धो रहे हैं, सब चीज हो रहा है, तो मैं भी अपने तरीके से शांत रह के मतलब कि भाई चलो डॉक्यूमेंट करना भी जरूरी है, लेकिन वो माहौल को भी ना डिस्टर्ब किया जाए। ऐसा नहीं कि एकदम क्या हो गया, एकदम घुस गया पूरा ऐसा, वो नहीं। एकदम इत्मीनान से कहना चाहिए कि हम भी उस दुख में हैं। जी जी। वहाँ का जो माहौल है उस अगर वो दुखी है तो हम भी दुखी हैं, हम्म, ऐसा। लेकिन एक दो बार ऐसा भी हुआ है, जैसे बॉक्साइड आंदोलन का हमारे एरिया में ही हम्म, आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में प्रशासन बोले कि रैली नहीं होगा, हम्म, लेकिन गांव वाले बोलेंगे कि हम लोग रैली करेंगे ही। तो वहां पर थोड़ा तनाव हुआ। जब रैली शुरू हो गया, प्रशासन हम पर टूट पड़े कि भाई आप लोग क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कौन है क्या है, करने लगे। हम्म, उसके बावजूद भी रैली जब शुरू हो गया तो एक जगह था कि हम पीछे से शूट कर रहे थे। हम्म, प्रशासन को अपने आप में लगा कि हम हार मान गए, कि ग्रामीणों से हम हार मान गए, और उसका डॉक्यूमेंट ये कर रहा है, रिकॉर्ड हो गया। हम्म, जो भी बाता बाती चल रहा था,
हम्म। तो हम रिकॉर्ड कर लिए थे। अब वहां पर उनको जैसे मौका लगा, हम पीछे थे और साथ में और भी थे हमारे साथ, दो हम्म। तीन जन थे, दिलीप, हुजूर, पंकज। सबको पुलिस पकड़ के थाना में घसीटते ले गई, पूरा टांग के, उठा के। छीना झपटी में थोड़ा कैमरा थोड़ा डैमेज हो। हम्म। अब देखिए, रैली वालों को मालूम चला, ग्रामीणों को, कि हमारा कैमरा मैन को तो थाना ले गया। हम्म। जैसे पता चला तो पूरा रैली वापस आ गई थाना, अब थाना घेराव किया। और थानेदार को बोला, बोलो कि हम्म। हमारा कैमरा मैन है, आप कैसे इसको अरेस्ट करेंगे, छोड़िए। हम्म। तो ये जो अलग अलग जगह का अलग अलग माहौल, जैसे हम तीन जगह का बताए, एक जगह कितना घुल मिल के वहां पर काम किए, हम्म। वहां भी तनाव का था। हम्म। लेकिन ग्रामीण किस तरीके से हमारे हमारे साथ घुल मिल गए, मैं उनके साथ किस तरीके से घुल मिल गया। एक हम्म। जगह ग्रामीण का ग्रामीण बोल रहे हैं कि हमारा कैमरामैन है, इसको छुड़ाइए। हम्म। तो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग में, क्या बोले, हम भी इंसान हैं। अब हम्म। इंसान के साथ इंसानियत का जो बताओ। रवैया होगा, वही कोशिश करते हैं। तो जी जी, खैर मतलब आपका जो फिल्म मेकिंग है ये, बाकी फिल्म मेकिंग जो हम देखते हैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज होती है या फिर जो मेन स्ट्रीम फिल्म्स है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम फिल्म्स है, जो शॉर्ट फिल्म बनाई जाती है अलग अलग मुद्दों पर इंस्पायर होती है, वो फिल्म मेकिंग एक अलग तरीका। आपका जो एक एक्टिविज्म भी है इसमें कहीं ना कहीं, आप एक फिल्म मेकर के रूप में नहीं हो वहाँ, आप एक एक्टिविस्ट के रूप में भी हो। आप उन मुद्दों को जो इतना ज़्यादा मतलब पीड़ादायक भी है, और कहीं ना कहीं उन आदिवासी लोगों की जो जिजीविसा है इस विषम परिस्थिति में भी खड़े होकर लड़ने की, उनको भी डॉक्यूमेंट करना, तो ये अपने आप में एक बहुत ही जो है चैलेंजिंग काम है और करेजियस काम है। और तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपका जो, जैसे बहुत सारी फिल्म है, आप ज़्यादातर फिल्मों में आप उनके साथ घुल मिल जाते हो, एज ए फ्रेंडली उनके साथ हो जाते हो। तो मैं देख रहा था कि एक फिल्म जरिया में आप उनके साथ ही चले जा रहे हो, उनसे बात करते करते, और वो महिलाएं काम कर रही है। और जी बहुत सारी अलग और भी जो डॉक्यूमेंट्री है उनमें आप, ऐसा नहीं है कि आप उनको रोक के उनके काम में बाधा बन रहे हो, बल्कि चलो वो अपना काम कर रहे हैं तो आप उनके साथ साथ कैमरा को हम्म, लेके चले जा रहे हो, पैदल पैदल पैदल, जैसे वो जहां तक जा रही है ना। तो ये हम्म, अलग एक फिल्म मेकिंग का तरीका है। और जैसा कि आपने कहा कि सिचुएशनल होती है, बहुत सारी सिचुएशन में आपको बहुत सारे तनाव भी झेलना पड़ता है, जैसे पुलिस प्रशासन और इनके साथ खासकर। तो मेरा ये जानने का था कि कैसे आप ऐसे कुछ मौके आए हों, कैसे कुछ उदाहरण हो, जैसे एक उदाहरण तो आपने बताया कि आपको पुलिस थाने में वहाँ बिठा दिया, लेकिन जैसे आप की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री में आप उन लोगों को भी इंटरव्यू करते हो, जो प्रशासन के लोग होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, बहुत बार उनको भी आप रिकॉर्ड करते हो। तो वो बहुत बार आदिवासी लोगों के खिलाफ गलत बयान भी देते हैं उनमें। और जब आप उनके उस गलत रवैये को भी आप दिखाते हो, तो क्या उसके बाद फिल्म जब रिलीज होती है और उसके बाद कहीं उनको पता चलता है कि उनका ये एस्पेक्ट, ये साइड भी कहीं ना कहीं दिख गया है जो बुरा है, तो उसके बाद कुछ फीडबैक आपको मिलते हैं, कुछ ऐसा आपको फेस करना पड़ता है? जी। खासकर द हंट को अगर आप देखे होंगे, जी जी। उसमें जी जी, वो हाँ। सब चीजें है। हम्म। द हंट में, जी द जी। हंट का मैं हमारे एक मित्र हैं गुवाहाटी में, हम्म। राहुल जैन। वो फिल्म क्यूरेटर का काम भी करते हैं। वो हम्म। फिल्में बनाते नहीं है, फिल्म स्क्रीनिंग करते हैं। और उन्होंने 5 जगह हेडक्वार्टर्स, जहाँ आईजी, इंस्पेक्टर, ये इनका जो ट्रेनिंग होता है, हम्म। गुवाहाटी, देहरादून, दिल्ली में 2 जगह और भोपाल, 5 जगह उन्होंने उन्हीं को इंस्पेक्टर सबको ही हम्म। दिखाया है। हम्म। और स्क्रीनिंग के बाद जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आपके साथ, वैसे स्काइप में हम लोग बात करते थे। हम्म। तो सबसे 5 जगह का पहला सवाल हम्म। सेम था, हम्म। मैं इंस्पेक्टर लोगों से, कि हम्म। भाई आप जो ये मूवी बनाए हैं, ये जो फिल्म बनाए हैं, वन साइडेड है, हम्म। ऐसा उनका कहना है। हम्म। तो मेरा भी जवाब यही होता है कि भाई जी, मैं भी वन साइडेड बनाया हूँ। हम्म।
क्योंकि मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है वो अपने तरीके से बातों को रखती है, वो आप लोग देखते हैं। मैं भी अपने तरीके से ग्रामीणों की बात मैं रख रहा हूँ। हम्म। इंटीरियर जो जंगल के अंदर हैं, उनकी आवाज को मैं, उनकी बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वन साइडेड है, मैं मानता हूँ। ऐसे पहला ही सवाल 5 जगह से मैं बात हुई, 5ों जगह पहला सवाल यही होता था कि हम्म। भाई वन साइडेड। तो ये सब है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि भाई आप क्यों ऐसा, हमारी बात को क्यों नहीं रख रहे हैं। अबे भाई हम आप तो आप लोग की बात रख ही रहे हैं। हम्म। जैसे आईजी का एक इंटरव्यू है, उसी में आईजी का है कि भाई जहाँ गोली में मतलब मुठभेड़ में इनकाउंटर हो जाते हैं, हम्म। इनकाउंटर में मारे जाते हैं, वैसे में हम अपने जो पुलिस अधिकारियों को हम सजा नहीं देते हैं हाँ हाँ। ऐसे। देखो। तो ये सब जो बात है, उनको एक तरीके से मजबूर हो जाना पड़ता है इंटरव्यू देने के लिए कि भाई हम्म। अगर इंटरव्यू ना दे तब भी गड़बड़ है, क्योंकि अब उनका पक्ष रखना पड़ेगा। हम्म। अगर कर रहे हैं तो जो सच्चाई हो वो भी बोलना पड़ता है। जब वो बोलने के बाद उनको भी लगता है कि भाई हम कहाँ फंस गए, ये भी बात है। नहीं तो बोलने के बाद आपको नहीं कहते हैं कि ये पार्ट काट दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा बुरा साइड हमारा दिख। हाँ, एक बार एक हादसा और भी हम्म। 97 में पलामू में बिग डैम अनकम्प्लीट है, मतलब बना बहुत नहीं। बड़ा बना है और उसका स्विस गेट लगा नहीं है। हम्म। अ, जुलाई जुलाई फर्स्ट वीक में खूब बारिश हुई हम्म। और पूरे जंगल का झाड़ी जाके उस स्विस गेट में फंस गया और हम्म। रातों रात बहुत सारे गांव डूब गए। बहुत जान माल की क्षति हुई, मवेशियों की क्षति हुई, सब चीज। अब वहां पर वीडियो के पास गए इंटरव्यू करने भंडेरिया में, हम्म। भंडेरिया ब्लॉक में। वीडियो बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा, मैं नहीं दूंगा ऐसा। उसके बाद वहाँ सीओ थे, सर्कल ऑफिसर बगल का रूम में, तो उनसे बात किए तो वो तैयार हो गए। तो मैं कैमरा चालू कर दिया था हम्म। और उन्होंने कह रहे हैं कि मैं कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। हम्म। लेकिन मेरा कैमरा चालू था, रिकॉर्ड हो रहा है। वीडियो घूमते घामते आए हम्म। ऑफिसर और वो बगल में बैठ गए। तो देख रहे हैं कि भाई रील घूम रहा है, कैसेट का जो है। हम्म। तो साइड से ग्लास के अंदर से दिखता है कैसेट घूमते हुए। तो बोल रहे हैं आपका कैमरा चालू है क्या, कह रहे हैं। अब वैसे बोल रहे हैं आप चालू है, बोला मैं जी चालू है। तो उन्होंने कहा ये काट दीजिए वो काट दीजिए ऐसा। पर मेरा फिल्म मेकिंग है भाई, जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। हम्म। तो मैं अपने तरीके से ही एडिट किया, जी उनके जी। हिसाब से नहीं कहा कि भाई ये काट दो, तो नहीं, जो है ऐसा इस तरीके से। तो जी आपने जैसा कि कहा कि हाँ मैं वन साइडेड हूँ, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि आदिवासी समुदाय और उनके संघर्षों को जो मीडिया के माध्यम से या फिर तमाम अलग फिल्म के माध्यम से एक तरफा जो है बाइस नज़रिए से उनके जीवन को दिखाया जाता है, तो क्यों ना मैं उनके जीवन को, मैं एक आदिवासी होने के नाते उनका पक्ष रखूं और दुनिया को बताऊं कि ये है हमारा जीवन और ये हमारा संस्कृति या हमारा कल्चर जो भी है वो ये है। तो ये एक बहुत बड़ी जरूरी सवाल है। और लेकिन साथ में ये है कि आप जब इसका इम्पेक्ट प्रशासनिक लोगों के बीच में, तो आपने देखा कि उनके अंदर क्या भावनाएं रहती है जब ये फिल्में देखते हैं और क्या मतभेद होते हैं। लेकिन जब आप इन फिल्मों को, चूंकि आपकी फिल्में डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं और ये कोई थिएटर में रिलीज होने वाली उस तरीके का जो है फिल्म नहीं है, लेकिन आप इनको कैसे लोगों तक पहुंचाते हो। एक तो स्क्रीनिंग के माध्यम से हो सकता है, आप बहुत सारी स्क्रीनिंग की भी हो। और उस दौरान क्या अनुभव रहे लोगों का जब लोग देखते हैं, समुदाय के लोग अपनी खुद की कहानी, अपने खुद के मुद्दे, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है, कुछ थोड़ा उस पर आप बात कर पाए। जी,
जैसे पहले तो पहला जब आपने कहा कि वन साइडेड वाला, उसी में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। जी। मैं हमेशा हर जगह मैं बोलता हूँ कि जो बाघ और बिल्ली की जब लड़ाई होती है ना, हम्म। तो हम स्वाभाविक तौर पर हम बिल्ली का पक्ष लेते हैं। हम्म। मैं इसीलिए वन साइडेड में बोल रहा हूँ कि भाई, अगर बाघ और बिल्ली की लड़ाई में हम रेफरी बन के हम नहीं रहते हैं। जी। तो वही मेरा कहना है इसमें भी, कि भाई हम वन साइडेड हैं, मतलब अगर बिल्ली के पक्ष में हम ले रहे हैं तो बिल्ली के पक्ष में ले रहे हैं। हम्म। ऐसा नहीं कि हम रेफरी होके, मतलब मीडिएटर का ऐसा नहीं। जी जी। एक तो वो है। और जैसे लोगों स्क्रीनिंग की बात जब कह रहे हैं, स्क्रीनिंग में जैसे द हंट का ही हम बोल रहे हैं। हम्म। द हंट को वो दिल्ली दूरदर्शन के लिए ही मतलब उसी का ग्रांट था, पीएसबीटी का, या। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट का। वहां से ग्रांट मिला था। लेकिन इतने सेंसिटिव मुद्दे होते हुए भी दिल्ली दूरदर्शन से ब्रॉडकास्ट हुआ था, टेलीकास्ट हुआ था। हम्म। तो वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म रहा। लेकिन बात है कि दूरदर्शन लोग कितने देखते हैं, कितने लोग देखते हैं, एक ये रहा। और स्क्रीनिंग के मामले में तो हम लोग अपने अपने तरीके से बहुत स्क्रीनिंग, हम लोग से ज्यादा दूसरे को ही करते हैं। हम्म। हम लोग करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हर दिन कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है। हम्म। लेकिन मीटिंग सेमिनार ये सब जहाँ कहीं भी है, हम्म। वैसे जगहों में करते हैं। और अलग अलग जगह में, जैसे मैं कोड़ा राजी का मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अ, कोड़ा राजी जो नॉर्थ बंगाल और असम में हम्म। 1834 में जब टी गार्डन स्टार्ट होता है उस इलाके में, तो उन्हीं दिनों में छोटानागपुर से, इधर से जो हमारे आदिवासियों को लेके काम करने के लिए लिया गया। और वहां जो रह गए और उनकी हालत क्या है, कैसी है, तो उसी का फिल्मांकन किए कोड़ा राजी। तो जो मिट्टी का कोड़ने का काम करते हैं, तो वो उनको कोड़ा राजी, वो जब वापस आते थे गिरमिटिया मजदूर के रूप में, हम्म। तो इधर आके बोलेंगे कहाँ गया था काम करने के लिए। हाँ, कोड़ा राजी मतलब कोड़ा राज, जहाँ हम्म। मट्टी कोड़ने का काम हो उसको बोलते हैं कोड़ा राज, तो ऐसा ये ही है। कोई समुदाय है जो मतलब क्या कुम्हार समुदाय जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं वो नहीं समुदाय? नहीं नहीं, मिट्टी कोड़ने का मतलब, मट्टी कोड़ने मतलब अ, चाय बागान के लिए तो मट्टी कोड़ना पड़ा, जंगल काटना पड़ा ना। हाँ तो उसके लिए हाँ मिट्टी हाँ खोदना। हम्म। हाँ, कुम्हार नहीं है। हमारे आदिवासी लोग ही, मतलब उरांव मुंडा ये सब जो गए हैं उस इलाके में, हम्म। तो वो जी। तो जगह नहीं होता था ना जंगल में, कहाँ नाम रहेगा। हम्म। तो वहां जब जाते थे और उधर से वापस आते थे, अभी भी बोलते हैं ईंट भट्टे में जो जाते हैं ना, हम्म। वो कूड़ा कमाने जा रहे हैं को बोलते हैं। मतलब मिट्टी कोड़ के ईंट बनाएंगे, तो मिट्टी कोड़ने का काम को कोड़ा, ऐसा है। जी, जी। हम्म। तो जब फिल्म बनी, फिल्म बनाने के बाद मैं फिर एक ट्रिप के लिए निकला, सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए। तो हम्म। जगह जगह में दिखाते गया और लोगों से चर्चा करते गया। तो वो तो खैर उनका समस्या, उनको ये एक अलग, कि भाई फिल्मों के रूप में देख रहे हैं। लेकिन जो दूसरे लोग थे, बहुतों का मानना था कि भाई ये जो वो हम जो गाना इस्तेमाल करते हैं, हम्म। उसमें शादी गाना या मौसमी गाना अपने से बहुत कम क्रिएट करते हैं। जो हमारे समाज में मौसमी गीतों में, राग में जो मिलते हैं, उन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे शादी गाना हुआ या तो क्या, तो उसमें वर्णन होता है। तो हम्म। उन सब चीजों को जब हम फिल्म में यूज किए और जब उनको दिखाए, तो रोते हैं लोग। हम्म। भाई ये तो गाना है आपके लिए, लेकिन हमारे लिए तो रोना है। ये जो बात जो होता है कि भाई हम्म। अ, गाने के साथ साथ रोना, तो हम्म। लोगों को कनेक्ट कर पाता है, छू पाता है।
वैसे ही सोना घी पिंजड़ा एक बना है, द गोल्डन केज। छोटी हम्म मूवी फिल्म है, एक्सपेरिमेंटल है वो। हम्म डॉक्यूमेंट्री भी नहीं कह सकते, फिक्शन भी नहीं कह सकते। जस्ट हम एक्सपेरिमेंट किए थे। उसमें भी काफी लोगों का मतलब फीलिंग जो आता है। हम्म एक दिन तो मेरे बगल में एक ऑडियंस बैठा हुआ था, बगल में, हम्म मेरे लेफ्ट साइड में सट के ही बैठा। वो कंटिन्यूस रोए जा रहा था, मैं टोका भी नहीं उनको। हम्म कनेक्ट, अपने आप को कनेक्ट कर पाए। और वो वहां जो कौन सब उनको बात लग गया कि भाई वो काफी देर रोए। हम्म तो अलग अलग सब्जेक्ट को लेके अलग अलग तरीके से कोई मोटिवेट करता है। जैसे नगड़ी का हम बात किए, हम्म नगड़ी का फाइनल फिल्म बनने के पहले ही मैं रफकट दिखाया एक रात, लास्ट जनसुनय होने वाला था। तो मैं बोला कि आप लोग देखिए, आप डिसाइड कीजिए, आप लोग आप क्या चाहते हैं। मैं तो फिल्म मेकर हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि आप ये कीजिए वो कीजिए। हम्म रात में 11 बजे स्क्रीनिंग शुरू होता है और 12 साढ़े 12 बजे खत्म होता है। वहां की जो महिलाएं थी, सब बोलने लगे कि कल सबको रोड में निकलना है और डीसी ऑफिस जाना है, हम्म जनसुनवाई के लिए सबको जाना है। ऐसा मैं एक फिल्म मतलब उतना निर्णय करने का मतलब ताकत रखा वहां पर। हम्म तो वो जो मेरे मन में लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे हम्म भाषण से हो सकता है कि प्रभावित नहीं होते, लेकिन ये जो फिल्म है उनकी बात, उन्हीं की समस्या जब वो देख रहे हैं, लगा कि भाई अगर हमारी जमीन चली जाएगी तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म होगा, हमारा सब चीज खत्म हो जाएगा। जी जी तो ये जो हुआ, इसके बाद स्क्रीनिंग के बाद हम्म वहां जो मैं पहली बार मैं देखा और कभी नहीं भूल पाता हूँ। जी जी रात में महिलाएं, काफी महिलाएं आई और मेरे पॉकेट में कुछ कुछ डालती गई। हम्म हम बोले कि माँ जी ऐसा क्या कर रहे हैं आप, रहने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा। तो ऐसा कभी मतलब चंदा करके ये करके कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब मैं वापस आया रात में 1:30 2 बजे, हम्म पॉकेट के अंदर 650 रुपये से ज्यादा थे। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ऐसे। तो हम्म वो पैसा मेरे लिए मायने ये नहीं। हम्म मेरा कहना है कि वो जो कनेक्शन, जो हम्म कनेक्शन, जो रिलेशन बना, वो हम्म मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व है। अब वो उसी फिल्म को जब हटिया है रांची में, हम्म तो वहां भी एक मूवमेंट चल रहा था जमीन को लेके। जब हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जब हटिया बना, हम्म उस समय जो विस्थापित हुए थे और कुछ आंशिक विस्थापित थे, तो उनका जमीन फिर से लिया जाना था। और वहां के लोग जब आंदोलन कर रहे थे, तो हमने क्या किया, 7 दिन, एक सप्ताह, शाम में 5 6 बजे जाते, गांव के बीच में पर्दा लगाते, एलसीडी प्रोजेक्शन मशीन लगा के फिल्म दिखाते गांव वालों को। हम्म और दिखाने के बाद वो लोग डिस्कशन करते हैं, बोलते कि देखो नगरी वाले महिलाएं कितने एक्टिव हैं और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम हम्म लोग को भी निकलना है। एक सप्ताह में मैं दिखाया उस इलाके में। और कुछ दिन के बाद जब रैली हुआ, तो काफी मात्रा में लोग निकले, काफी संख्या में। तो इस तरीके से, और एक जगह लगभग 5,000 महिलाएं थीं। हम्म रात में 9 9 बजे आसपास हम मूवी दिखा रहे थे। और उस बीच में दिखाने के बाद मैं कहा कि भाई अगर आप लोग, काफी रात हो गया है, अगर आप जाके सोना चाहते हैं तो जाके सो जाइए। वो लोग हिले नहीं, वो लोग बोले कि नहीं बाबू, और हम लोग दिखाइए। तो इस तरीके से है। जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जो फिल्में हैं उन लोगों तक पहुंचा पाते हैं स्क्रीनिंग के माध्यम से, जिनके ऊपर या जिनके मुद्दों को लेकर ये फिल्में बनी है। और जैसा कि आपने कहा कि आप अलग अलग जगहों पर जब फिल्में दिखाते हैं
तो वो लोग भी प्रेरित होते हैं कि वो लोग जो वहाँ पर इन मुद्दों से लड़ रहे हैं, लगातार प्रशासन के साथ अलग अलग इश्यूज के ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं, चाहे धरना प्रदर्शन हो इतनी भारी मात्रा में, तो वो भी एक तरीके से मोटिवेशन फील करते हैं, मोटिवेट फील करते हैं और वो आगे आते हैं। और जो आपने दूसरी बात कही कि थोड़ा सा जी, रुकूंगा, थोड़ा सा एक उदाहरण और मैं देना चाहूंगा, वो जरूर। काफी ये है, डेवलपमेंट फ्लोज वाली जो बात मैं बोल रहा था ना, विकास हम्म बंधु की, वहाँ गुजरात में उम्बेर गांव है एक जगह, हम्म और वहाँ मछुआरों का आंदोलन चल रहा था, वहाँ बंदरगाह बनना था, तो मछुआरे वहां पर आंदोलन कर रहे थे, और उनका नेतृत्व कर्नल प्रताप सावे, हम्म उनके नेतृत्व में चल रहा था, वो कर्नल थे। हम्म अब क्या हुआ कि आंदोलन जब तेज हुआ, पुलिस कर्नल को मार देती है, और 20-22 दिन कोमा में रहते हैं, उसके बाद डेथ हो जाती है उनकी। अब हम लोग जब कवरेज के लिए गए, तो उनके मिसेस उनकी मिसेस वो हम्म मन ही मन हंस रही थी, हम लोग को मन ही मन हंस रही थी। ये 2-3 जन आया, छोटा सा कैमरा लेके आया है, क्या कर रहा है क्या करेगा मालूम नहीं, ऐसा हम्म बोल के जब फिल्म बनाए, उसके बाद फिर हम लोग उम्बेर गांव गए दिखाने के लिए। हम्म जब उम्बेर गांव में जब दिखाने लगे, वो बैठ के, जब वो पोर्शन जब आता है उम्बेर गांव की घटना, और हम्म उसमें बात आती है, वहां के लोग बता रहे हैं कैसा गोली कांड हुआ, कैसे हुआ, कर्नल प्रताप साहब को कैसे मारा, वो बैठ के रोने लगी। फिल्म देख रही है, रो रही है। फिल्म खत्म होने के बाद दूसरे दिन उनसे जब मिलने गए, हम्म तो वो पूरी कहानी बता रही है कि जब फर्स्ट टाइम आप लोग आए थे, तो मन ही मन हम हंस रहे थे। हम्म बगल में जो बड़ा बड़ा स्टूडियो है, जहाँ रामायण, महाभारत ये सब का स्टूडियो है, और वहां पर कर्नल प्रताप सावे जाते थे, वहां के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबसे मिलते थे, हम्म उनके साथ उठना बैठना खाना पीना सब होता था। लेकिन जब उनको मारा गया, तो मिलने तक नहीं आए। उतने बड़े स्टूडियो, उतना बड़ा सब चीज था, हम्म लेकिन वहां से जब लिंक था वहां का लोगों से, लेकिन वो मिलने नहीं आए। लेकिन आप लोग झारखंड से उतने दूर से जी आए, मिले, बात किए, एक डॉक्यूमेंट के तौर पर आप लोग ने फिल्म बनाए, तो वो जो है उनका मन हृदय को छू गया। जी तो ये जो कहाँ पर किनको अब प्रभावित करेगा कहना मुश्किल है। तो जी, वो तो मतलब फिल्म कि कौन से दृश्य जो फिल्म के है, कौन सा एस्पेक्ट है फिल्म का, वो कब किसको छू जाए, मतलब किसको प्रभावित कर जाए, वो कहना मुश्किल है एज ए फिल्म मेकर आपके लिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वो महिला जो है पत्नी कर्नल साहब की, वो उनको विश्वास नहीं था, उनको भरोसा नहीं था आप पे कि आप एक 2-3 लोगों के ग्रुप में कैसे कुछ नया बदलाव या फिर ऐसा कुछ कर पाएंगे। तो वही मेरा एक सवाल है कि आप सीमित संसाधनों में और इतने कम, हमेशा आपके पास इतना इक्विपमेंट नहीं होने के बावजूद आप जो ये फिल्में बनाते हो, और साथ में आपने जब कहा कि एक स्क्रीनिंग के दौरान जो लोग पैसे देने लगे थे, तो चूंकि ये फिल्म मेकिंग आल्सो, ये अब हम कहते हैं कि बहुत बड़ा एक्सपेंसिव बिजनेस भी है एक तरीके से देखा जाए, तो इसमें बहुत सारे तमाम इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। तो आप इतने सालों से लगातार फिल्में बना रहे हैं, और मतलब बेहतरीन एक से बढ़कर एक फिल्म है, आपका जो फिल्म मेकिंग का वो मैं देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जब बहुत सारी पुरानी फिल्म है उसमें भी वो जो साउंड क्वालिटी है उसका उतना ही मजबूत है जितना अभी का है। तो आपने ये कैसे मेंटेन किया सीमित संसाधनों में? और ये जो फंडिंग का मामला है, क्योंकि आप कह रहे हो कि पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन चूंकि ये फिल्म मेकिंग ही इतना एक्सपेंसिव और इस तरीके का है कि इसमें जरूरत होती ही है बहुत सारी चीज़ों की, रिसोर्सेज की, तो आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? यह सबसे बड़ा मुद्दा है, पैसा वाला। जी। ये तो क्राइसिस अभी भी झेल रहे हैं। हम्म ऐसा नहीं कि अभी काफी फिल्में बना ली और बहुत पैसा आ गया, ऐसा हम्म नहीं है, अभी भी क्राइसिस है। देखिए, हम लोग दो तरीके का फिल्म बनाते हैं। एक है
अपना मन दिल का फिल्म जो है। हम्म और एक है मैं अपना पेट पालने का फिल्म है। हम्म तो पेट पालने के लिए क्या है, जैसे कुछ एनजीओज वगैरह से उनका जो है, उनका काम का जो है, हम्म उनके लिए बनाते हैं। तो फंड बजट ये सब निर्धारित करके हम्म, बनाते हैं, तो उससे ये आ जाता है। जी। दूसरी जो है मन का फिल्म, हम्म उसके लिए जो फंड जुटाना वो हम्म थोड़ा मुश्किल होता है, वो मुश्किल होता है। हम्म अभी भी मेरे पास तीन तीन फिल्में हैं, मैं एडिट नहीं हो पा रहा है, एडिट मतलब थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हुआ है। शूट हो गया लेकिन अभी उसको हाँ, बहुत सारे शूट भी मैं कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन तीन, एक आर्ट कल्चर जो हमारे, अब पेंटिंग में तीन चार फॉर्मेट को मैं मिक्स करना चाह रहा हूँ। जी जी। जैसे अगर एक पेंटर है हम्म और एक म्यूजिक। पोएट है, हम्म कविता कवि कवि है जो कविता पाठ करता है। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं और वो कविता सुना रहा है, हम्म वो पेंटिंग कैसे करेगा? हम्म अगर वो पेंटिंग करता है, हम्म तो वो पेंटिंग क्या हमारे फोकलोर से, फोक सॉन्ग फोकलोर से मिलता है क्या? कुछ हम्म, कनेक्ट है? तो उसमें अगर गाना है तो क्या गाना है, कौन सा गाना सूट करेगा? जी तो जी। जो जो गाना गाती है वो उसको किस रूप में देखती है पेंटिंग, हम्म इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। मैं 60-70% सूट हो गया है। हम्म वो होगा, कंप्लीट होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा, जब शुरू हुआ है तो अंत होगा ही। हाँ जी जी तो जरूर। उस तरीके से तीन तीन प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। हम्म चलेगा, खत्म होगा, ऐसा बात नहीं है। तो ये चलते ही रहेगा, क्योंकि यहाँ जो समस्या है, यहाँ की जो कहानी है वो अनंत है। हम्म एक फिल्म कंप्लीट होगा, दूसरा नया सोच मन में है, वो हम्म होता रहेगा, इस तरीके से चलते रहेगा। लेकिन जो है, हम्म ये एनजीओ वगैरह का करते हैं तो वहां से पैसे आते हैं, वहां हम्म से ऑफिस चलता है, वहां से जो भी हम छोटा ग्रुप है तो सबका। लेकिन क्राइसिस तो है, ऐसा नहीं कि परमानेंट पैसा कहीं से आ रहा है और हम लोग ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो दो तरह का है। जिस तरीके का बेड़ा आपने उठाया है वो क्राइसिस का ही बेड़ा है, क्योंकि उसमें या तो अगर आपको पैसा चाहिए या आपको फेम चाहिए तो आप जो उस तरीके की फिल्में होती है जो सब लोग देखते हैं, मेन स्ट्रीम सिनेमा को हम कहें तो आप तो उसमें जा सकते थे, लेकिन आपके पास चॉइस थी कि आपको फिल्म मेकिंग का जो ये है मीडियम, इसको कहाँ यूज करना और कैसे यूज करना, आपने इस क्राइसिस को खुद ने चुना है। चुना तो है जी। ये तो है, लेकिन आपने कहा कि जैसे आप कैसे इसके बीच में एक तालमेल बिठाने का प्रयास करते हैं। आपकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं, वो एनजीओ के द्वारा फंडेड है, जिसमें उनकी योजनाओं के बारे में जो सरकार की बहुत सारी, जैसे पैसा एक्ट है और जैसे मनरेगा है, उसकी विफलताओं के ऊपर भी है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाओं के बारे में भी आपने अपनी फिल्मों के माध्यम से बता रखा है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये तो एक अनंत स्ट्रगल है जो चलता रहेगा जब तक मैं इस फिल्म मेकिंग की दुनिया में हूँ। लेकिन ये है कि अखरा जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, खासकर कल्चरल जो आदिवासी कल्चर है उसको फिल्मों के माध्यम से है, बहुत सारे फिल्म मेकर को सपोर्ट करना। इस तरीके से अखरा की जो भूमिका है, अखरा की जो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अभी आपको क्या लगता है कि बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर जो है आपके बाद भी ऐसे उभरे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, वो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, अखरा से इंस्पायर हो रहे हैं, उनकी क्या संख्या है, उनकी क्या स्थिति है, थोड़ा उस पर आप बात कर पाए। ये संख्या तो काउंट करना थोड़ा मुश्किल है, हम्म थोड़ा काउंट करना तो मुश्किल है कि कितने लोग, क्योंकि यहाँ खासकर मास्कोम से जो स्टूडेंट्स हैं या तो बाहर से भी, वो हमेशा आते रहते हैं, बैठते हैं, इंटरव्यू करते हैं, पूछते हैं कि हम्म भाई ऐसा है। तो प्रोजेक्ट में भी जैसे आपसे सराल बात किया है, जी, तो सराल यहीं का प्रोडक्ट है। हम्म मास्कॉम करता था, फिर क्लास के बाद हमारे यहाँ ही आ जाता था। हम्म फिर एफटीआई गया,
हम्म। तो इस तरीके से अभी एक शशांक लड़का है, हम्म। शशांक अभी वो भी 25-30 किलोमीटर रांची से दूर, लेकिन क्लास के बाद रेगुलर आता था। हम्म। अभी SRFTI में एडिटिंग का कोर्स कंप्लीट हो रहा है। हम्म। इस तरीके से काफी लोग, मतलब अभी जितने भी मास कॉम से FTI SRFTI जा रहे हैं, लग सबसे कनेक्शन है। जैसे हम्म। अभी हमारा असिस्टेंट रुपेश, हम्म। राइट ट्रैक करके जो बनाया है, अभी काफी स्क्रीनिंग हो रही है अलग अलग जगहों में, वो हमारा ही स्टूडेंट है। हम्म। तो अ, इसे ये सब काउंट करना थोड़ा मुश्किल है नहीं कि आप, भाई है, लेकिन हाँ, काफी जो है। वही मैं तो ये जानना चाह रहा था कि मतलब अखरा जो है उसकी भूमिका जो है इस तरीके से, वो सारा फिल्म मेकर है आपके जैसे और भी जो लोग हैं उनको पैदा करने में एक भूमिका निभा रही है अखरा। और उनके काम को हम, जैसे कि आपने कहा कि सैराल है और ये इस तरीके के इनके काम को जब हम देखते हैं तो लगता है कि मतलब उसी तरीके से जो एक फिल्म मेकिंग की जो एक पूरी लेगेसी चल रही है वो बहुत ही एनरिचिंग है और हमें बहुत ज़्यादा समृद्ध करती है कहीं ना कहीं। उसी के साथ ये है कि इस तरीके से बहुत सारे फेस्टिवल जो है अभी आपने शुरू किए हैं, जैसे फिल्म फेस्टिवल है, आदिवासी फिल्म फेस्टिवल, इस तरीके के ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल, ऐसा कुछ इनिशिएटिव है जो फिल्म को खास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, आदिवासी फिल्म है उनको खासकर, तो ऐसी कोई इनिशिएटिव? इनिशिएटिव के तौर पर हम लोग तो रांची में बहुत थोड़े मात्रा में कर पाए हैं। हम्म। लेकिन जैसे दिल्ली में संजय जोशी हैं। जी जी। रेजिस्टेंस, संजय सिनेमा जोशी, ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ हाँ। हम्म। तो वो सब बहुत मतलब अच्छे से करते हैं। हम्म। उसी तरीके से कलकत्ता में मैं कस्तूरी से है, पीपुल्स फिल्म करके। हम्म। तो ये 2-3 ग्रुप जो है, हम्म। ये काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं। हम्म। तो यहाँ पर जैसे एक समय में श्री प्रकाश, रांची के ही फिल्म मेकर हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, उन्होंने बीच बीच में स्क्रीनिंग में करते थे। हम्म। और हम लोग अपने तरीके से अ- अभी जो ऑफिस है यहाँ तो जगह नहीं है, हम्म। इससे पहले बगल में ही था, वहाँ स्पेस था छत में, हम्म। घर के ऊपर छत में लगभग 80 से 100 लोग बैठते थे। तो वहाँ हमेशा बीच बीच में स्क्रीनिंग करते थे। तो अब यहाँ पर क्या है कि बगल घर में स्पेस था, हम्म। या कुछ ही स्क्रीनिंग हो पाया, फिर उन्होंने अपना बागवानी चालू कर दिया तो बंद हो गया। ये तो हम्म। क्या बोले, हम लोग उस तरीके से बहुत खड़ा नहीं कर पाए जितना जितना होना चाहिए था हम लोग को। हम्म। लेकिन अलग अलग तरीके से कोई मीटिंग हुआ, कोई सेमिनार हुआ, वो हमारा कंटिन्यू है। हम्म। कोई भी मीटिंग कर रहा है, बोलेंगे कि भाई आज शाम में थोड़ा आ जाइए, एक फिल्मों को लेके आइए, दिखाइए। तो वैसा तो बहुत हुआ। और दूसरे भी बहुत स्क्रीनिंग करते हैं हम्म। हमारा, मैं पेन ड्राइव में लेके, जैसा भी हो हम्म। एक। और जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी जैसे लास्ट वीक हम्म। TRI में, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, हम्म। वहां पर 2 तारीख वर्कशॉप खत्म हुआ। एक सप्ताह का वर्कशॉप था। इससे पहले भी 3-4 महीना पहले हुआ था, एक एक सप्ताह का वर्कशॉप। तो वहाँ के डायरेक्टर मतलब अ, अच्छे हैं, तो बोले कि भाई एक हॉल तैयार हो गया है, इसमें स्क्रीनिंग किया जाए। हम्म। तो निरंजन कुजूर, नीरज, अनिल पिंगवा, हम लोग, हम्म। रुपेश, सेराल, ये सब मिलके हम लोग तय किए कि भाई अगर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर जगह दे रहा है तो हम जी। लोग को आगे आना चाहिए, क्योंकि हम्म। हमारा अपना इंस्टीट्यूट है। ट्राइबल रिसर्च बोले से क्या बोले, अपना ही है। तो जी जी। वहां पर हम लोग शुरू किए। हम्म। एक स्क्रीनिंग हुआ है, 24 तारीख एक स्क्रीनिंग होना है। तो हम्म। महीना में 2 बार, हम्म।
एक सैटरडे छोड़ के एक सैटरडे ऐसा तय हम्म। हुआ है। तो इस तरीके से इसको धीरे धीरे डेवलप करेंगे। जी जी, हाँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो स्क्रीनिंग है इसके माध्यम से जो सिनेमा लिटरेसी है उसको बढ़ावा मिलता है। और जैसे TRI जो है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनकी तरफ से तो आपको ये सहयोग इस तरीके से मिला है क्या? इस तरीके से और जो सरकार है उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा फंड के माध्यम से हो, या फिर ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा करने के लिए, ट्राइबल फिल्म इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ, उसके लिए कुछ ऐसा प्रोत्साहन, ऐसा कोई सहायता मिली उस है? तरीके से सरकार की तरफ से तो नहीं है, लेकिन 9 अगस्त में एक अच्छा चीज हुआ। हम्म। 9 अगस्त में विश्व आदिवासी दिवस होता है ना। जी जी। उस दिन ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से ही हम्म 2-3 दिन का जितने भी आदिवासी फिल्म मेकर्स हैं हम्म झारखंड से, या तो झारखंड से ही खासकर, हम्म तो हम लोगों का स्क्रीनिंग वहां पर किया गया हम्म 2-3 दिन का। तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव रहा। और वो। उसी का नतीजा ये जो अभी फिल्म स्क्रीनिंग का जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हम्म तो ये अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक सरकार की तरफ से किया गया था, हम्म लेकिन उसका एक अपना क्या हम्म है मालूम नहीं, वो नहीं चल पा रहा है। हम्म। अब उस पर तो हम क्या बोल सकते हैं, वो तो सरकार का है। हाँ, वो तो ब्यूरोक्रेसी है, तो उसमें बहुत सारे और तमाम उलझने दिक्कतें रहती है उसमें आप। हालांकि वहाँ कमेटी बनाया गया था, हम्म। कमेटी बनाया गया था उसमें हम 2 साल, और 2 साल से प्लस ही कहना चाहिए, हम्म जो भी यहाँ छोटा नागपुर मतलब झारखंड का जो सिनेमा बनता था हम्म उसको हम लोग देखते थे। हम्म कमिटी में रखा गया था, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो पाया, क्योंकि सब्सिडी का मसला था। हम लोग देख के रिव्यू करते थे। अब रिव्यू किए, अब वो रिव्यू किया वैसे ही रह गया पेपर में ही। तो झारखंड को सोचना चाहिए, झारखंड गवर्नमेंट को, कि किस तरीके से। मेरा कहना है कि अगर झारखंड स्टेट अगर बना है तो आदिवासी मुद्दे के लिए ही बना है। उस कि भाई यहाँ का जल जंगल जमीन, यहाँ की भाषा संस्कृति, यहाँ का कला संस्कृति किस तरीके से आगे बढ़े, हम्म। ये मेन उद्देश्य यही रहा आंदोलन का। जी। लेकिन झारखंड बनने के बाद ये हासिल नहीं हो पा रहा है। हम्म। तो सिर्फ फिल्म की बात नहीं करें, नाटक में भी अगर कलाकारों का क्या हश्र हो रहा है, अन्य क्षेत्र में भी, हम्म। अगर खेल के क्षेत्र में देखें, कलाकार जो है, मैं खेल के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलना चाहिए था। जी। भाषा संस्कृति के मामले में भी और आगे बढ़ना चाहिए था। तो जी। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं अन्य राज्यों से। हम्म। तो गवर्नमेंट को थोड़ा इस पर लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ताकि यहाँ के जो कलाकार हैं वो हम्म आगे बढ़े। यहाँ हम्म। थिएटर ग्रुप वो अच्छा होना चाहिए, वो थोड़ा और मतलब जी जी। ये सबसे क्या होता है, स्टेट का गौरव बढ़ता है। हम्म कहीं ना कहीं स्टेट का गौरव बढ़ता है। खेल खेल जगत हो या कला संस्कृति विभाग हो, हम्म। जो भी करते हैं तो भाई स्टेट का नाम होता है, देश का नाम होता है। जी। तो इस पर तो हम काम ये होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि झारखंड जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण हुआ उसमें कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। क्योंकि झारखंड अपने आप में एक अलग कल्चर और अलग एक विरासत के लिए जाना जाता है, तो उसको बचाए जाने की जरूरत है। और आप जैसे लोग जो है फिल्मों के माध्यम से ही सही, लेकिन इस विरासत को कहीं ना कहीं संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है, और सरकार को भी आगे आना चाहिए, जैसा कि आपने भी कहा। तो जो एक सवाल जो मैं पहले ही शायद ना चाहता था लेकिन कहीं छूट गया, लेकिन वो ये था कि आपकी जो दो फिल्में हैं जिनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, लोहा गरम है और दूसरा जो है एक रोपा धान, तो ये फिल्में, इनका जो आप संक्षिप्त में बता पाएंगे कि इनका क्या जर्नी रही, और ये जब फिल्म पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो आपको कैसा लगा और क्या वो प्रतिक्रिया रही? असल में 2 नहीं 3 फिल्मों को मिला है। तीन फिल्मों को। ये 3 फिल्मों को जी। तीसरी फिल्म?
तीसरी फिल्म नाची से बाची। नाची से बाची, जी जी। जी, 2017 में। हम्म हम्म, तो अ, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हम लोग जो, खासकर मैं व्यक्तिगत रूप से पहले हम्म, ही बोला कि फिल्में हम तो अवार्ड्स के लिए नहीं बनाए थे। जी। ये तो पहले सही हम्म मतलब मन में भी रहा कि हम बनाए तो अपने लोगों के लिए बनाए, कैसे अच्छी मूवी बना सकते हैं, ये इतना ही रहना चाहिए। हम्म लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बात है। हम्म। और अप्रिशिएट होने से क्या है कि हम लोग उत्साह मिलता है, और कुछ नहीं कि भाई। हाँ, मिलता है। और साथ में जब वो उसको पुरस्कार मिलता है तो उसका पहुंच, जो उसका मैसेज है, जो संदेश है, वो हाँ, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पहुंचता है, और जूनियर लोगों को खासकर प्रेरित करता है जी वो। जी। कि भाई हम्म वो मोटिवेट होते हैं, हम्म जूनियर लोग खासकर। तो अवार्ड से ये दो तीन फायदे तो दिखते हैं। हम्म तो जर्नी के रूप में यही है कि अ, अब हम लोग बनाते रहते हैं। अब क्या बोले, हम्म खासकर लोहा गर्म है, वो पर्यावरण पर है। हम्म और उड़ीसा में राउरकेला के आसपास स्पंज आयरन की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, हम्म और बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। और झारखंड में भी, खासकर जमशेदपुर इलाके में और इधर रामगढ़ के इलाके में। तो ये इतना पोल्यूशन, मतलब इतना पोल्यूट करता है कि मत बोलिए। हम्म पूरा 3-4 किलोमीटर का रेडियस को बर्बाद कर देता है, क्योंकि रात दिन धुआं निकलता है, और उसमें कोयला का चूर्ण का जो डस्ट है वो गिरता है खेत में। हम्म वो पूरा हेल्थ में तो मत बोलिए, हम्म लंग्स वगैरह में टीबी, सिलोकोसिस, क्या क्या बहुत तरीके से करता है। तो ये जब फिल्म बनी, हम्म इसका दो तीन इम्पैक्ट पड़ा, दो तीन इम्पैक्ट पड़ा। एक तो उड़ीसा में ही फिल्म देखने के बाद हम्म पोल्यूशन बोर्ड जो है वहाँ का, हम्म वो निर्णय लिया था, और 9 फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया। एक तो वो है, और दूसरी बात क्या है, हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश में बार एसोसिएशन, हम्म हाई कोर्ट सिविल कोर्ट के जो होते हैं, उनका एसोसिएशन वाले वो फिल्म देख के बोले थे कि भाई हम लोग को इस पर जजमेंट लेने के लिए हम लोग को आगे आना चाहिए। हम्म इस तरीके जो जो भी समस्या होती है, हम्म, तो ये बहुत बड़ा ये है कि अगर जजमेंट सही तरीके से आएगा तो सही तरीके से फैसला होगा, जी। तो निगरानी हो पाएगा, मेरा ये कहना है। हम्म कहीं भी निगरानी नहीं होने से क्या होता है कि कुछ भी अंधाधुंध चले जाता है। तो निगरानी होने से कुछ तो कंट्रोल होगा, जो नियम कानून है, हम्म जो धुआं रोकने का जो फिल्टर होता है, ईएसपी होता है, वो सब तो लगा देंगे। तो ये सब ये रहा। और वो जैसे जर्नी बोल रहे तो एक हम्म जगह इंटरव्यू के लिए गए, और शूट कर रहे थे उस फिल्म में। एंड साइड में देखिएगा, एक लेडी, पूरा गाली हम लोग नहीं रखे, मैं बहुत जोर से गाली दी थी वो। मैं देखने से लोग क्या बोले, एक जगह गाली तो है वो है, लेकिन उससे पहले और एक जगह है, महिला हम लोग को गाली देती है। हम्म तो लोग हंसी मजाक में ले लेंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो गाली, तो वो एकदम कंपनी वाले आ गए हम लोग को, ऐसा समझिए। हम्म। कंपनी वाले आए, फिर से हम लोग, हमारा तो बर्बाद हो ही रहा है, फिर नया फैक्ट्री लगाएंगे लोग। अच्छा। कैमरा को कैमरा को वो लोग समझ लिया कि यंत्र है, नापी जी। जोखी करने के लिए है, ये सब के लिए आए हैं ऐसा। तो वो हो रहा है। तो हम्म ये, लेकिन उनका कुछ ही हिस्सा जो पत्ती को ऐसा करती है ना, हम्म, वो जो पत्ती में काला जो है, देखिए कितना काला काला है हाँ हाँ। डस्ट, वो उस समय, उससे पहले वो गाली दी थी। तो वो है। पर हम्म जनसुनवाई होता है, जनसुनवाई में भी देखिए, जब जनता विरोध कर रही है, हम्म
जब जनता विरोध करे तो जनता की बात माननी चाहिए। लेकिन कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद कहते हैं कि नहीं, लोग तैयार हैं फैक्ट्री बनाने के लिए, अपना जमीन देने के लिए मतलब तैयार है, ऐसा रिपोर्ट बनाती। तो प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सब डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का जो तौर तरीका है रखा जाता है, हम्म। में भी अगर वो इग्नोर करते हैं तो आमने सामने झड़प हो जाता है। तो जनता का बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। प्रशासन और जो भी है कंपनी वाले आम जनता का बात सुनने को ही तैयार नहीं रहते, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। लेकिन जी। मूवी मतलब पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छी बनी। हम्म। और एक एक रुपा धान जो है एक्सपेरिमेंटल मतलब खेती करने का जो सारा अल्टरनेट, ही सारा ही था। ऐसा। हाँ, हाँ। तो उस विधि का मैं प्रोमोशनल फिल्म के तौर पर उसको मिला। अच्छा अच्छा। तो उस पर कि भाई अगर इस विधि से करते हैं तो कम पानी कम खर्च में ज्यादा उपज ले सकते हैं किसान। हम्म। तो ये एक रहा। और तीसरी फिल्म जो है नाची से बाची, वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो झारखंड के काफी बुद्धिजीवी रहे, जी जी। अमेरिका शिकागो में पढ़ाई किए, और मिनेसोटा में वहाँ पर प्रोफेसर थे। हम्म। और जो झारखंड आंदोलन चल रहा था उस समय उनका काफी योगदान रहा। हम्म। यहाँ उनको बुलाया गया कि भाई आप आइए, और झारखंड आंदोलन में सक्रिय भाग हुए। और यहाँ रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। हम्म। और यहाँ पर ट्राइबल रीजनल डिपार्ट जो है, क्षेत्रीय भाषा विभाग पढ़ाई करने का, हम्म। वो मतलब स्थापित किए। जी जी। और देश में मालूम नहीं भाषा आदिवासी भाषा जनजातीय क्षेत्र और दूसरे जगह है कि नहीं, लेकिन यहाँ है। तो वो उनकी बहुत बड़ी देन। तो उनके जीवन पर, और वो भाषाविद थे, हम्म। काफी इंटेलेक्चुअल थे, पूरे विश्व में उनका नाम है। जी तो जी। उन्हीं के जीवन पर हम लोग बनाए थे। ओके। जी जी, उनका बहुत बहुत। प्रोफेसर था जय नाची से बाची, मतलब जो नाचेगा, जो समाज अपनी भाषा संस्कृति को बचाएगा वही समाज सरवाइव करेगा, जिंदा रहेगा। उनका मोटो कोटेशन था। था। कोटेशन। हाँ, इसीलिए वो फिल्म का नाम ही रखे थे हम लोग, नाची से बाची। बहुत बहुत धन्यवाद बीजू जी आपका, हमारे शो द थिंकर्स कॉर्नर पर आकर अपनी बात रखने के लिए। और हमें आपकी फिल्मों के माध्यम से तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनरिच हो ही रहे थे। आज आपसे सुनकर उन फिल्मों के किस्से और आपकी जर्नी को जानकर काफ़ी अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, ऑडियंस है, जो इसको देख रहे हैं, वो भी आज बहुत ज़्यादा समृद्ध हुए होंगे। और जैसा कि आपकी फिल्में हमेशा से अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही है, आगे भी आप इसी तरीके की फिल्में बनाते रहें और लोगों को अवेयर करते रहें, सरकार को सचेत करते रहें, और आदिवासियों के मुद्दों, उनकी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाते रहें। आपका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। जोहार। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जवाहर।